अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम समन अलीम और मैं अकाउंट सस्पेंशन पे वीडियो बना रही थी और वो अभी आधी थी, आधी आज मैं कंप्लीट करूँगी उसको। तो जैसा कि ये मैंने अकाउंट हेल्थ का पेज आपको दिखाया कि यहाँ से आप अपने अकाउंट की हेल्थ जो है वो चेक कर सकते हैं और जितने इनके नंबर्स रिकॉर्ड होते हैं वो नंबर भी आपने अपने माइंड में रखने हैं जो मैंने मेंशन कर दिए हैं। अब जैसे कि आप इस पेज पे देख रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक्स हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, उनके नंबर्स भी मैंने ऐड किए थे। अब सेकंड जो आ रहा है वो ए टू ज़ी जो है वो गारंटी क्लेम्स हैं। ए टू ज़ी गारंटी क्लेम्स जो है ये ए टू ज़ी का जो ये पोर्शन है ये एफपीएम सेलर्स के लिए है जो सारा अपना काम खुद करते हैं। जो नीचे आप देख रहे हैं कि चार्ज बैक जो है वो क्लेम्स हैं, तो ये वो वाले क्लेम्स हैं जो आपके प्रोडक्ट के डैमेज होने का, आपके प्रोडक्ट का, आपकी क्वांटिटी, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसके बारे में बताया था, क्वांटिटी आपने ठीक नहीं भेजी, आपका प्रोडक्ट डैमेज हो गया, ये वो होता है। उसके बाद जो इसमें क्लेम आ रहा है ये आपके फूड्स का आ रहा है। अगर आपने कैटेगरी ऐसी सिलेक्ट कर ली है जो कि जिसमें आपकी जो एक्सपायरी डेट आ गई है और कस्टमर के पास आपकी जो प्रोडक्ट चला गया वो ख़राब निकला, वो एक्सपायर था, वो डैमेज था, इस तरह की चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी है। ये आपकी सारी जितनी भी आपकी कंप्लेंट्स हैं वो यहाँ इस पेज पे शो होती हैं। उसके बाद ये लिस्टिंग का काम आ गया, तो लिस्टिंग में भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी दो चीज़ें ये वाली हैं जहाँ पे आपने जो है वो बिल पे करना है। बिल अपना जो है वो अमेज़ॉन की तरफ, अमेज़ॉन को वो आपने शो करवाना है। ए टू ज़ी क्लेम में ये भी आता है कि जो कस्टमर है वो अपना जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न करना चाह रहा है और सेलर जो है वो उसको बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और ना उसे रिफ़ंड कर रहा है। तो जो वो रिफ़ंड नहीं करेगा तो फिर जो है वो कस्टमर उस पर ए टू ज़ी क्लेम जो है वो चार्ज करता है। ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं जिनको मैंने ज़िक्र किया ये ओडीआर में आते हैं, ऑर्डर डिफेक्ट रेट में, जैसे कि मैंने बताया कि ये 1% होना चाहिए। अब लिस्टिंग के, जैसे मैंने आपको बात बताई, लिस्टिंग के भी जितने वो अकाउंट हेल्थ के साथ लिस्टिंग की जो हेल्थ थी वो भी आपको मैंने बताई। तो लिस्टिंग में भी वही चीज़ें हैं, बट जैसे आपने किसी को कॉपी नहीं करना जिसको मैपिंग कहते हैं। और एक चीज़ और कि जो सेलर्स जो हैं वो फ़ेक रिव्यूज़ जब लेते हैं, गिव अवेज़ करवाते हैं, तो अगर अमेज़ॉन को उनका भी पता चलता है, चाहे आप एफबीएम सेलर हैं, आप मर्चेंट हैं, एफबीए हैं, अगर आपने फ़ेक रिव्यूज़ और गिव अवेज़ करवाए हैं और अमेज़ॉन को उसका पता चलता है तो उससे भी आपकी अकाउंट हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाती है और फिर अमेज़ॉन आपको रिव्यूज़ और पॉलिसी वायलेशन की जो है वो नोटिफिकेशन देना शुरू कर देता है। अब हम ये शिपिंग की तरफ आते हैं, शिपिंग परफॉर्मेंस में। तो इसमें हमें दो तरह की कैटेगरी मिलती है। एक जो है वो लेट शिपमेंट रेट है और एक जो है वो प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट है। अब इसमें ऐसे होता है कि अगर आपने 100 आपके जो है वो ऑर्डर आ गए और 100 में से आपने 4 जो है वो आपने लेट जो है वो कस्टमर तक डिलीवर किया है, तो वो जो होता है ना वो आपकी 4% लेट शिपिंग रेट जो है वो आ जाती है। और अगर आपने 5 लेट कर दिए हैं तो फिर तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, क्योंकि अमेज़ॉन जो है ना वो ये चाहता है कि आपका जस्ट अंडर 4 जो है ना वो लेट शिपमिंग जो है वो रेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपने अगर 5 कर दिए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, आपको अमेज़ॉन की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है। आपका लेट शिपिंग रेट जो है वो अंडर 4 होना चाहिए, अबव 4 नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है आगे जाके। अब यहाँ पर जो आपका रेशो है वो आपका 2.5 होना चाहिए। अगर यहाँ पर वो मोर देन 3% आ जाता है तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि सेलर का काम है कि उसकी इन्वेंटरी ख़त्म होने से पहले उसके पास स्टॉक हो, वो अपने ऑर्डर्स को कैंसिल ना करे। तो अगर किसी सेलर ने ये काम किया कि उसकी इन्वेंटरी ख़त्म हो गई और उसने अपना नया सामान अपने वेयर हाउस में ना रखा हुआ और वो ऑर्डर्स को कैंसिल करता रहा, तो उसके लिए फिर जो ये अमेज़ॉन ने जो एक रेशो बना रखी है, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया अकाउंट हेल्थ में, तो वो जो रेशो होती है वो उनकी जो होती है उससे वो अबव हो जाते हैं,
तो वो फिर क्या करते हैं कि वो उनकी लिस्टिंग को डेड कर देते हैं और उनका अकाउंट जो है वो भी सस्पेंड कर देते हैं। ये बात अपने माइंड में रखिएगा कि सबसे ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड होने की जो वजह होती है वो RIPC है। जैसे मैंने आपको इसका रेट भी बता दिया था, इसका रीज़न भी बता दिया था, रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन की वजह से होती है। अकाउंट हेल्थ को मॉनिटर करना और इसको हैंडल करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। अब बात ये आती है कि जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया तो उसके बाद आपने किन किन चीज़ों को देखना है। अब आ गया हमारा वो वक्त जब हमने अमेज़ॉन को प्लान ऑफ एक्शन लिखना है। अब हमने प्लान ऑफ एक्शन अमेज़ॉन को कैसे लिखना है, तो हमने उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है, क्या हमें उसके लिए किसी फ्रीलांसर को हायर करना चाहिए या फिर जैसे मैंने आपको एजेंसी का बताया जो हाईली चार्ज करते हैं, क्या हमें उन्हें हायर करना चाहिए। तो इस बारे में मैं अभी डिस्कस करती हूँ। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसको हम खुद नहीं कर सकते। प्लान ऑफ एक्शन आपने जितना सिंपल वर्ड्स में लिखना है उतना ही ज़्यादा बेहतर है। आप जितने सादा लफ्ज़ों में, एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने पहले अच्छी तरह से अपनी उस ईमेल को चेक करना है जो आपको आई है, जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आपको A to Z आपकी चीज़ें बताई जाती हैं कि आपका रीज़न क्या है आपके अकाउंट के सस्पेंड होने का। आपने उस रीज़न को अच्छी तरह से देखना है और उसको मानना भी है। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट की वजह से आपका ये प्रॉब्लम आया है तो आपने उस एसन को अपने प्लान ऑफ एक्शन में मेंशन करना है कि आपका ये प्रोडक्ट था और उसका एसन मेंशन करना है। बाकी चीज़ें क्या क्या आपने इसमें देखनी है तो मैं उनको आपको अभी इसमें इस वीडियो में मैं लाजमी इसका पूरा आपको जो है वो तरीका जो है वो बताती हूँ। अब जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया तो आपने ये देखना है कि क्या ये मिस्टेक आपसे हुई है। हो सकता है कि ना भी हुई हो, तो आपने एक दफ़ा उसको देखना है, अपने सारे अकाउंट को, हर चीज़ को, ईमेल को, हर चीज़ को आपने चेक करना है और आपने अमेज़ॉन को ये लिखना है। आपने अमेज़ॉन के साथ बहस नहीं करनी, आप उसके साथ फ़ाइट नहीं कर सकते क्योंकि अकाउंट सस्पेंड अगर उसने किया है तो रीइंस्टेट भी उसी ने करना है। तो आपने ये लिखना है कि ये गलती हमसे नहीं हुई और फिर भी हम आपसे माज़रत चाहते हैं। आपने एक्सट्रीमली सॉरी के साथ अपना प्लान ऑफ एक्शन रेडी करना है उसी रीज़न के साथ जिस पे अकाउंट सस्पेंड हुआ है। बट देख लेना है आपने, ये नहीं कि आपने हर चीज़ का ब्लेम जो है वो मानते जाना है, बट आपने उसमें एक्सट्रीमली सॉरी के साथ जो है वो अपना प्लान ऑफ एक्शन रेडी करके उन्हें सबमिट करना है। अगर तो ये चीज़ आपकी जैसे मैंने पीछे सारे कॉजेज़ आपको बता दिए कि इस रीज़न पे आपका जो है वो हो सकता है अकाउंट हेल्थ पे, लिस्टिंग पे, आपकी शिपमेंट पे, लेट पे, जो कि FBM का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, FBM सेलर्स का। तो आपने उस वजह को भी साथ लिखना है कि आप अपनी एक टीम हायर करेंगे जो आपका जो है वो ऑर्डर जो है वो टाइम पे डिलीवर करेगी। आपने ये सब चीज़ें लिखनी है कि हमसे ये गलती हो गई, हमने ये किया और हम नेक्स्ट में ये नहीं करेंगे। 90 डेज़ के लिए तो सस्पेंड कर दिया उन्होंने, बट आपने अपनी पूरी तैयारी करके उन्हें प्लान ऑफ एक्शन लिखना है। अब मैं यहाँ पर आपको वो चीज़ें बताऊँगी जो आपने अपने प्लान ऑफ एक्शन में ऐड करनी है। जैसे कि आपने प्लान ऑफ एक्शन जो है वो आपने कोशिश करनी है कि आप हमेशा वो किसी ईमेल के ज़रिए अमेज़ॉन तक भेजें। आपकी जो ईमेल रजिस्टर्ड आईडी है आप उसी में अपनी ईमेल लिख के जो है वो अमेज़ॉन की सेलर टीम को जो है वो सेंड करेंगे। अब जो पॉइंट आता है वो है कि अमेज़ॉन ने आपसे सप्लायर की डिटेल मांगनी है और आपने उनको जेन्युइन जो सप्लायर की डिटेल्स हैं वो आपने उन्हें सबमिट करनी है। आपने अपने सप्लायर का जो रजिस्टर्ड नंबर है, जो लैंडलाइन उनका नंबर है जो वो रिसीव करें, आपने ख़ुद भी कॉल की होती है क्योंकि अमेज़ॉन आपके सप्लायर को लाजमी उसी वक्त कॉल करेगा। उनकी जो सेलर परफॉर्मेंस टीम है वो उन्हें कॉल करेंगे और वो वहाँ से आपकी डिटेल भी लेंगे कि क्या आप सच में एक सप्लायर हैं और आपने उनसे काम करवाया है, आप वेरीफाइड हैं, और उससे फिर वो सप्लायर का भी पता करते हैं। ये आपके पास चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। सप्लायर से रिलेटेड जितनी भी
आपके पास इंफॉर्मेशन होगी वो आपने सब वहाँ पे सबमिट करनी है। सेलर परफॉर्मेंस टीम जो अमेज़ॉन की है वो आपसे जैसे ही आपने अपनी ईमेल वहाँ पे सबमिट करनी है, उनकी टीम एक्टिव हो जाती है और वो इन सारी चीज़ों पे जो है वो फोकस करती है और आपकी डिटेल्स लेती हैं। आपने अपने सप्लायर की, अपने डीलर की, ये सारी जो है वो डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। कभी भी वहाँ पर अपने इनवाइसेस को मॉडिफाई करके या झूठी डिटेल्स वहाँ पे सबमिट मत करिएगा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जहाँ पर क्वालिफाइड जो इंजीनियर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वो 1 मिनट में आपका ये जो इनवाइसेस आप सबमिट कर रहे हैं ये उनको देख लेंगे। उनको पता चल जाएगा कि ये आपने मॉडिफाई किया है, ये आपने कॉपी किया है, तो ये तो आपके लिए हमेशा के लिए सस्पेंड हो जाना है आपका अकाउंट। अपने अकाउंट को टर्मिनेट होने से बचाने के लिए हमेशा इनवॉइसेस जो हैं वो ओरिजिनल उन्हें सबमिट करें। आपके जो इनवॉइसेस हैं आपने पहले उनका प्रिंट आउट लेना है, उस प्रिंट आउट का आपने स्कैन भी करना है, फिर आपने उसको अटैच करना है और फिर आपने उसको सेलर परफॉर्मेंस टीम को भेजना है। सॉफ्ट कॉपी आपने नहीं भेजनी, ना ही आपने मोबाइल से पिक्चर्स लेके इनवॉइसेस की आपने वहाँ पे सबमिट कर देनी है। आपने हमेशा स्कैन लेके अपनी वीडियो आप जो ईमेल आप उन्हें सबमिट कर रहे हैं उसके साथ अटैच करके उसको आपने वहाँ पे सबमिट करना है। इससे सेलर परफॉर्मेंस टीम देखेगी कि ये एक प्रॉपर स्कैन किया हुआ प्रिंट आउट है और ये जो है वो जेन्युइन इनवॉइस हो सकती है। आपने वहाँ पर फेक कुछ भी नहीं करना, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। अब आपने ये भी देखना है कि आपने प्लान ऑफ एक्शन जो रेडी किया है, बिल्कुल आपने वो नहीं करना कि बड़े कोई, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, बड़े फसीह व बलीग किस्म के भारी अल्फाज हम यूज़ करते हैं, आपने वो नहीं करना। आपने सिंपल इंग्लिश में उसको लिखना है, बहुत सिंपल वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं और कोशिश करनी है कि आप ख़ुद उसको जो है ना वो लिख लें। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी फ्रीलांसर को हायर कर रहे हैं, आप उसको ख़ुद लिखें और उसको लिख कर आप अमेज़ॉन को, बट उसमें आपने वही, मैं जो बार बार कह रही हूँ कि सब जो चीज़ें रियल हैं वो आपने उसमें ऐड करनी है, अपनी मिस्टेक को मानना है और आपने अपने प्लान ऑफ एक्शन को ये नहीं करना कि जैसे ईमेल उनकी तरफ से आ गई आपने झट से प्लान ऑफ एक्शन रेडी किया और सबमिट कर दिया, ये नहीं करना। आपने उसको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, फिर देखना है कि कौन सी चीज़ें जो मैंने ऐड नहीं की वो ऐड कर लेनी है। कम से कम आपने प्लान ऑफ एक्शन भेजने में कुछ दिन लगाने हैं, फ़ौरन से मत भेज दीजिएगा। ये याद रखिएगा कि आपका जो अकाउंट सस्पेंड हुआ है, जो आपकी कंप्लेंट्स आई हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस टैब में 6 मंथ तक अमेज़ॉन रखता है। 6 मंथ तक आपके परफॉर्मेंस टैब में इन कंप्लेंट्स का रहना आपके लिए बेहतर नहीं है। तो आपने अपनी एक एक कंप्लेंट को देखकर उन सब को अपने जो आप ईमेल लिख रहे हैं, प्लान ऑफ एक्शन लिख रहे हैं, उसमें इंक्लूड करते जाना है, ताकि अमेज़ॉन को ये पता चले कि आप अपने अंदर बेहतरी ला रहे हैं और अपनी जो गलती हैं उनसे आप सीख रहे हैं। आपने ये लाजमी मेंशन करना है। इसीलिए मैंने कहा कि एकदम से आपने अपना प्लान ऑफ एक्शन लिखकर फ़ौरन से सबमिट नहीं करना। आपने पहले अकाउंट हेल्थ को देखना है, अकाउंट हेल्थ को, लिस्टिंग को, और जो तीसरी चीज़ आपका शिपिंग है, परफॉर्मेंस है, उसको देखना है। 6 मंथ तक आपके पास आपकी कंप्लेंट जब रह रही हैं तो आपको बारी बारी उन्हें बार बार पढ़ना है। अब आपने प्लान ऑफ एक्शन लिख दिया। अब मसला ये आता है कि आपने लिखना कहाँ से है। ईमेल तो चले आपने कर दी, बट एक और भी है, एक और भी आपके पास जो तरीका है वो है। वो क्या है कि जैसे हम सेलर सेंटर में गए और हमने यहाँ इस पेज पे जाकर ये टैब जो था वो ओपन किया, तो यहीं पर आप देखें कि इसी पेज पे आपको नीचे जो है वो ये चीज़ें दी हुई हैं। आपका अकाउंट हेल्थ भी है, आपकी परफॉर्मेंस भी है और आपका नोटिफिकेशन भी आ रहा है। तो आपने इस नोटिफिकेशन में जाना है और यहाँ पर जाकर आपने, जैसे ये पेज आपके सामने खुल गया, यहाँ इस पेज पे भी आप अपना प्लान ऑफ एक्शन जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जो आपने उसमें इंक्लूड करनी है, इनको लाजमी आपने मेक श्योर करना है कि ये आपके अंदर इंक्लूड हो। आप यहाँ जाकर भी अपना प्लान ऑफ एक्शन लिख सकते हैं। ये पेज आपके सामने है, ये जगह है आपकी, यहाँ पे आपने अपना प्लान ऑफ एक्शन लिखना है और आपने सबमिट कर देना है। लेकिन जो इसमें मैंने रीज़न और जो मैंने आपको वो बताया सॉल्यूशन, आपने उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है
इस पेज पे जाके आप लिखें और आप अपना जो प्लान ऑफ एक्शन है उसे सबमिट कर दें। बिल्कुल भी आप परेशान ना हो कि ये पता नहीं कितने कोई मेरे पास शायद वोकेबलरी नहीं है, मेरे पास अल्फाज की कमी है या बड़े मोटे अल्फाज चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे लिखें और आप उनको जो है वो सबमिट कर सकते हैं। एक चीज़ का आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपने एक ही मोबाइल से या एक ही लैपटॉप या एक ही कंप्यूटर से अपने 2 अकाउंट नहीं बनाने। आपने अलग चीज़ें जो हैं वो यूज़ करनी है, एक ही से मत बनाइएगा। ये भी आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड करने का एक रीज़न बनता है। अब जब आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं, आप जैसे कि देख रहे हैं कि आपकी अकाउंट हेल्थ डैमेज हो गई, आपकी लिस्टिंग डैमेज हो गई, तो आपको कितना नुकसान हो रहा है। अब आपने इसका रीज़न देखना है कि इसका मेन रीज़न क्या था। इसका जो मेन रीज़न था वो था, जैसे कि आपने देखा कि फ़ूड आइटम में भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, आपके रिटर्न्स आएंगे, आपके नेगेटिव रिव्यूज़ आएंगे, फ़ीडबैक आपका अच्छा नहीं आएगा। तो उनका जो मेन रीज़न है वो क्या है, वो है आपकी प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट किसने बनाई है? आपके सप्लायर ने, आपके डीलर ने, आपके मैन्युफैक्चरर ने। आपका प्रॉब्लम किधर आ रहा है? आपका प्रोडक्ट, आपका सप्लायर। और उसके बाद जैसे आपको ब्रोकेबल का डैमेज का आ रहा है प्रॉब्लम, तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने कैटेगरी ऐसी सिलेक्ट की है जो कि ब्रोकेबल कैटेगरी है। तो ये वो सारे रीज़न हैं। अगर तो आप एक क्लाइंट हैं और अपना ख़ुद से हैंडल कर रहे हैं तो ये तो चलें, आपका अपना प्रॉब्लम है, आपका अपना डिसीजन था। बट अगर ये सारा काम एक वीए कर रहा है तो एक वीए ने ये प्रॉब्लम्स क्यों आने दिए? क्यों आने दिए? जब हमने अपने जो है वो अमेज़ॉन पे अपना प्लान ऑफ एक्शन लिखना है तो हमने वहाँ पे ये लिखना है कि हम प्रोडक्ट का जब प्रॉब्लम आता है तो हम वहाँ पर अपने अमेज़ॉन को ये लिखते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन को हायर करेंगे और वो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आके इंस्पेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ें आपने पहले क्यों नहीं की? एक वीए जैसे हम इनेबलर्स के स्टूडेंट हैं तो इनेबलर्स ने हमें हर चीज़ का एक क्राइटेरिया दे रखा है। जैसे हमें सबसे पहले तो कैटेगरी का क्राइटेरिया हमारे पास है कि हमने ये कैटेगरीज चूज़ करनी है और ये नहीं करनी। तो एक वीए ने क्यों अपनी कैटेगरी को ये नहीं देखा और अपने क्लाइंट को क्यों नहीं बताया कि हम इस कैटेगरी में ब्रोकेबल में नहीं जा सकते, ये जो है ये रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी है, इसमें आपको बहुत लॉस हो सकता है। क्योंकि जैसे हमारा इनेबलर हमें वीएस को ये नहीं सिखाता कि जस्ट हमें स्किल सिखाया है, बल्कि हमें वो एथिकली वीए बनना भी सिखाते हैं। हमें ये सिखाते हैं कि हमने अपने क्लाइंट की एक एक चीज़ को, पैसे को बचाना है, उसे हमने कभी भी नुकसान में नहीं लेकर जाना। तो हमें ये अपने माइंड में रखना है एज अ वीए कि हमने अपने क्लाइंट को ऐसी कैटेगरी की तरफ नहीं जाने देना, हमने उसको अवेयरनेस देनी है। और जिस तरह हमें हमारे मेंटोर्स ने ये बताया, हमें एक प्रोडक्ट्स का क्राइटेरिया दिया, गेट इट कैटेगरी है तो उसमें नहीं जाना, अगर हैज़मत कैटेगरी है, लीथम की कैटेगरीज़ हैं, ब्रो केबल्स हैं, तो ये हमें पहले से बता दिया है। अब इनका ख्याल नहीं किया तो क्लाइंट के लिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ गए। और दूसरी चीज़ आ गई सप्लायर की, कि हमने सप्लायर को चूज़ करने में क्यों ऐसा मसला खड़ा कर दिया, सप्लायर अच्छा नहीं था तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ गए। अब ये देखें कि जैसे इनेबलर ने हमें इतना अच्छा एक क्राइटेरिया सिर्फ प्रोडक्ट का ही नहीं दिया, बल्कि हमें सप्लायर का भी एक क्राइटेरिया दे रखा है, जहाँ पर हम लोगों ने एक प्रोडक्ट से रिलेट 40 सप्लायर्स को हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट करना है। और इसमें से हमने 30 को, फिर 30 के बाद 25 को, फिर 20 को, फिर 15 को, 10 को, ताकि हम इनमें से बेहतरीन सप्लायर को चूज़ करें। ये हमारा क्राइटेरिया है। और क्राइटेरिया में भी हमने इन चीज़ों का ख्याल करना है कि हमने वेरीफाइड जो सप्लायर हैं उन्हें चुनना है, जिनका एक्सपीरियंस तो है वो तकरीबन 3 साल 4 साल से ज़्यादा है। और जिस तरह ये अकॉर्डिंग टू इनेबलर्स क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास सप्लायर्स का एक क्राइटेरिया है। जब हम इस तरह के सप्लायर्स लेते हैं तो हमें, जैसे हमारे मेंटोर्स पहले ये बताते हैं कि हमने सप्लायर्स के साथ ये सारी बातें पहले करनी है कि उनकी तमाम इनवॉइसेस हमें चाहिए और वो देते हैं। अगर वो नहीं देते, जैसे हमने उनका रिस्पांस रेट चेक करना है, जैसे हमने उनकी कम्युनिकेशन को देखना है, वो किस तरह से कस्टमर को डील कर रहे हैं, ये सब देखना है, तभी तो हमने 40 को शॉर्ट लिस्ट करना है।
उनमें से जाते जाते हमने बात सबसे करते करते 3 सप्लायर्स को हमने शॉर्ट लिस्ट करके उनसे हमने सैम्पल्स मंगवाने हैं, सैम्पल्स को चेक करना है एंड देन हमने ऑर्डर करना है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है जिसे हमने पूरी ईमानदारी के साथ करना है ताकि हमारे क्लाइंट को अकाउंट सस्पेंडेड जैसी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। तो ये वो चीज़ें हैं जो अगर क्लाइंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो ख़ुद इससे देख लें ताकि उनको इस तरह का प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि प्रॉब्लम का जो मेन रीज़न है वो आपका प्रोडक्ट है, आपका सप्लायर है और आपकी अपनी ईमानदारी भी है। जैसे कि आपने अपनी इनवॉइसेस कभी भी जो है वो आपने उसमें कोई धोखा, कोई किसी किस्म का स्कैम नहीं करना, तो इस चीज़ का भी ख्याल करना है। तो सप्लायर अच्छा चुने। इनेबलर ने मेरा यहाँ पर साकिब अज़हर साहब का और हमारे मेंटोर सर इमाद इसाक साहब का थैंक यू सो मच कि उन्होंने पहले ही हमें हर चीज़ के बारे में बता दिया। हमें क्राइटेरिया, प्रोडक्ट का, कैटेगरी का, सप्लायर का, हर चीज़ का पहले ही बता दिया। जब हम क्लास ले रहे होते थे तो हम कहते थे गेटिड में क्यों नहीं जा सकते, हम लोग ये क्या नाम लेते हैं, ब्रोकेबल में क्यों नहीं जा सकते, बर्तन का तो बड़ा कारोबार है। तो अकाउंट हेल्थ चेक करने के बाद पता चलता है कि हमें हमारे मेंटोर्स इन चीज़ों से बचाने के लिए पहले ही बता देते हैं कि ये चीज़ें हमने चूज़ नहीं करनी। तो आप लोग भी जो भी ये इस वीडियो को सुन रहे हैं तो प्लीज़ अब इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिए कि अपने क्लाइंट को धोखा नहीं देना, उनके लिए मेहनत करनी है। आप पैसा उनका ज़ाया हो रहा है, लेकिन आपने इस चीज़ को देखना है कि आपको जिस इदारे से हमने सीखा है हमने उनके लिए भी बेहतर करना है और उनका भी नाम रोशन करना है और अपने क्लाइंट का पैसा डूबने नहीं देना। सप्लायर को चूज़ करना, प्रोडक्ट को, कैटेगरी को, इन सब चीज़ों का ख्याल करना है और अपने क्लाइंट का पैसा ज़ाया होने से हमने बचाना है। एक बात का ये ध्यान रखिएगा कि प्लान ऑफ एक्शन को कभी भी किसी दूसरे का कॉपी मत कीजिएगा। जैसे आप यूट्यूब से कोई भी देख रहे हैं तो आप उसको वर्ड टू वर्ड जो है वो कॉपी करेंगे, तो ये काम मत कीजिएगा। आपने अपने ही वर्ड्स में लिखना है, जितना इजी हो सके। वर्ड्स नहीं है आपके पास, वो कैब आपकी नहीं है, तो आप फिर फ्रीलांसर को हायर कर सकते हैं, बट इश्यूज़ को सारे बताइएगा कि ये आपने जो है उनमें इंक्लूड करने हैं और उनका सॉल्यूशन भी उसमें लिखना है। वो आपने उसको बताना है तो वो लिखेगा, बट आपने ये नहीं करना आपका कॉपी किया हुआ प्लान ऑफ एक्शन जो है वो भी सेलर परफॉर्मेंस टीम जो है वो देख लेती है। इस बात का बहुत ख्याल करिएगा।